साथियों, तीसरे मोर्चे पर सफल सन्नद्ध मैडम च्यांग काई शेक। सेवा धर्म की सिद्ध साधकाएं। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 29 से आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं। चीन की राजधानी और वहां स्थित विशाल राजप्रसाद में निवास करते राष्ट्रपति च्यांग काई शेक और उनकी धर्मपत्नी तथा परिवार श्रीमती शेक को एक दिन न जाने क्या सूझा कि वे अपने पति से बोल उठी, हम इस देश के सेवक हैं या शासक। प्रश्न। जनता ने हमें सेवा का ही दायित्व सौंपा है। च्यांग काई शेक ने कहा, शासन तो सेवा के रूप में ही किया जा रहा है श्रीमती जी। ठीक है, अब मैं यह कहना चाहती हूं कि सेवक को अपने स्वामी से अच्छे स्तर का जीवन व्यतीत करना चाहिए या उसके समकक्ष। मैं तुम्हारा अर्थ समझता हूं मेलिंग। श्रीमती शेख का घरेलू नाम मेलिंग ही था और बचपन में सब लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। च्यांग काई शेक ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, परंतु ये सब साधन सुविधाएं अपने स्वामियों की ओर से ही दी गई हैं, यह तो ठीक है, परंतु एक स्वामी भक्ति सेवक मेरे ख्याल से तो मालिक की अपेक्षा अच्छी स्तर की सुविधाएं लेने से इनकार कर देगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे देश में लाखों लोग फुटपाथों पर सोते हैं, उन्हें रहने के लिए एक साधारण कुटिया भी उपलब्ध नहीं है और हम इतने बड़े राजा प्रसाद में रह रहे हैं जिसके कई कमरे को तो हम आज तक देख भी नहीं पाए। श्रीमती शेख कही जा रही थी और च्यांग काई शेक सुने जा रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह कानों से नीचे उतरकर सीधा हृदय तक पहुंचा और वहां के एक एक तार को झंकृत कर दिया। उसी क्षण जनरल ने निश्चय किया कि वे देश के और देश की जनता के एक सेवक होने के नाते उसी स्तर का जीवन जिएंगे। शेख परिवार अपने निजी खर्चे पर चीन की राजधानी में एक छोटी सी कुटिया को लेकर रहने लगा। यह उस समय की घटना है जब चीन में लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। सन 1912 में सहस्त्राब्दियों पूर्व से चले आ रहे राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की थी। इस क्रांति के सूत्रधार थे डॉक्टर सन यात सेन और उनके बाद उत्तराधिकारी बने च्यांग काई शेक दंपत्ति। दोनों ही स्वभाव से प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति का स्वच्छंद सानिध्य मिलता रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने सागर तट पर नॉनकिंग आवास बनाया और वहीं रहने लगे। जब भी शासन व्यवस्था से समय बचता दोनों सागर तट पर जा बैठते। मनोरंजन के साथ साथ लोक सेवा की चर्चाएं भी चलती। च्यांग काई शेक के हृदय में प्रवाहित सेवा सरता को गति दी थी। हृदय में प्रवाहित सेवा सरता को गति दी थी च्यांग काई शेक के हृदय में। उनकी धर्मपत्नी मैडम च्यांग काई शेक ने, किसने दी थी? मैडम च्यांग काई शेक। आरंभ में ही कहा जा चुका है कि श्रीमती शेख के बचपन का घरेलू नाम था मेलिंग। चीनी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है सुंदर जीवन।
और इसी नाम को सार्थक करते हुए मैडम शेख ने जनजीवन में अपना जो स्थान सुरक्षित बनाया, उससे आज भी पदच्युत नहीं हुई हैं। वे न केवल शरीर और व्यक्तित्व से ही सुंदर थीं, वरन उनका हृदय और अंतर भी अनुपम सुंदर था, जिसके वर्णन करने दर्शन करने वाला हर व्यक्ति उनका ही होकर रह जाता था। व्यक्तित्व के बहिरंग और अंतरंग में अनुपम सौंदर्य का सृजन करने वाली इस देवी का जन्म सन 1899 ईस्वी में शंघाई नगर में हुआ था। उनका परिवार ईसाई मत का अनुयायी था और ईसा के प्रति सच्चे हृदय से आस्था होने के कारण पारिवारिक वातावरण में सेवा, प्रेम और करुणा की धाराएं भी अनवरत बहा करती, जिनके संस्पर्श ने बालिका मेलिंग को असाधारण रूप से प्रभावित किया। ज्यों ज्यों वे बड़ी होती गईं, यह संस्पर्श प्रभाव भी बढ़ने लगा और बचपन में वपन हुए बीजों के पुष्प पल्लवी ने असंख्यों जीवनों को सुरभित सुगंधित बनाया। उनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई। पढ़ाई के घंटों में व्यस्त रहने के साथ साथ उन्होंने वहाँ के सामाजिक जीवन और रचनात्मक कार्यकलापों में भी रुचि ली। खेलकूद से लेकर विचार गोष्ठियों तथा शारीरिक प्रतियोगिताओं से लेकर बौद्धिक प्रतिस्पर्धाओं के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने उत्साह दर्शाया और परिणाम स्वरूप उनकी बहुमुखी प्रतिभा विकसित होने लगी। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अमेरिका के एक कॉलेज से बीए पास किया और भविष्य की योजनाएं बनाने लगी। पिता अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने का विचार करने लगे, परंतु उन्हीं दिनों चीन में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। मंचू विद्रोहों के कारण 6 वर्ष पूर्व गठित लिबरल गवर्नमेंट का पतन हो गया और डॉक्टर सनयात सेन को भी जापान भाग जाना पड़ा। यद्यपि डॉक्टर सनयात के नेतृत्व में एक लोकप्रिय और जनकल्याणी शासन की स्थापना हो चुकी थी और सरकार चीनी समाज के नए कायाकल्प में संलग्न थी, परंतु विघ्न तोषी तत्वों ने ऐसे समय में अपना अस्तित्व बनाया और स्वभावानुसार स्वार्थी तत्वों को अवसर देने लगे। इन सब घटनाओं का पता मेलिंग को अमेरिका में लगा तो उन्होंने निश्चय किया कि राष्ट्रीयता और धर्म की दृष्टि से हम चाहे जो रहे हों, परंतु जिस देश का अन्न खाया है उसके प्रति, वहाँ की जनता के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनकी किसी भी मूल्य पर उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और वे अपनी शिक्षा का विचार अधर में छोड़कर चीनी जनता की सेवा के लिए स्वदेश आ गई। चीन में आकर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी कर्मठता, लगन और देश प्रेम के बल पर उन्होंने शीघ्र ही क्रांतिकारियों और देशभक्तों के हृदय में स्थान बना लिया। देश प्रेम के उफनते ज्वार से प्रभावित होकर चीन के तत्कालीन अधिनायक जनरल चियांग काई शेक उनसे बड़े प्रभावित हुए। जनरल शेख किसी ऐसी नारी व्यक्तित्व की प्रतीक्षा में ही थे जो उनके कठोर और संघर्षमय जीवन को स्निग्ध बना सके। मेलिंग से परिचय होने पर उन्होंने अनुभव किया कि उनकी प्रतीक्षा पूरी हो गई और उन्होंने इस देशभक्त युवती से प्रणय का प्रस्ताव कर ही दिया। मेलिंग ने सखी की प्रतीक्षा को पूरा किया और उनके उस स्वप्न को साकार किया जिसके संबंध में वे सोचा करते थे कि कभी पूरा होगा या नहीं, क्योंकि उस समय चीनी स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। अधिकांश चीनी महिलाएं घरों में बंद कैदियों का सा जीवन यापन करती थीं। विकास, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर उन्हें प्रतिबंध, कूप, मंडूकता और तिरस्कार ही मिला था। मेलिंग
चीनी नारियों की दुर्दशा से अनभिज्ञ नहीं थीं और जब वे मेलिंग से मैडम चियांग काई शेक बन गईं तो उन्होंने आरंभ किया नवजीवन आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य स्त्रियों की स्थिति में सुधार तथा राजनैतिकता में व्याप्त अस्थिरता का निवारण, वस्तुतः नारियों की इस दुर्दशा के लिए चीन की समाज व्यवस्था ही दोषी थी और जब तक चीन के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता, महिलाओं का उत्थान झूठा स्वप्न ही होता। सो मैडम शेक ने नवजीवन आंदोलन के माध्यम से चीन की जनता में नई सामाजिक चेतना का शंख फूंका। इसी आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु स्थान स्थान पर उन्होंने स्कूल खुलवाए। स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों तथा उनके अभिभावकों की झिझक तोड़वाई। प्रबुद्ध व्यक्तियों और पढ़े लिखे लोगों को उनका दायित्व भान कराने के लिए अमूल्य साहित्य लिखा और उसे प्रकाशित कराया। इन सामाजिक गतिविधियों में प्रवृत्त रहने के साथ साथ वे राजनीति की भी दक्ष खिलाड़ी थी। अपने पति के साथ रहने से राजनीति का प्रशिक्षण उन्हें सहज ही मिल गया और इस प्रशिक्षण से अर्जित योग्यता का लाभ उन्होंने देश को तब दिया जबकि चीन और जापान में युद्ध छिड़ा। उस वक्त मैडम शेक को ही योग्यता के साथ सर्वाधिक विश्वसनीयता के आधार पर वायुसेना मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। अपनी प्रतिभा शक्ति के बल पर इन दिनों उन्होंने वायुसेना को जितना सक्षम व समर्थ बनाया, उसे देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। इन सबसे भी गरिमामय था उनका व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन। सामाजिक कार्यकर्ती और कुशल राजनेता होने के साथ साथ वे एक सफल पत्नी भी थी। जनरल शेख ने जिस अपेक्षा के साथ उन्हें अपनी जीवन संगनी बनाया, उस आशा और अपेक्षा को पति के जीवन में प्रवेश करते ही वे पूरा कर दिखाने लगी। आरंभ से ही उन्होंने वह स्नेह तथा वह वात्सल्य दिया जिसने चियांग काई शेक को कठिन से कठिन संघर्षों में भी विजय का बल दिया। यही नहीं, सन 1936 की कम्युनिस्ट क्रांति में जब जनरल शेख को साम्यवादी सेनाओं ने बंदी बना लिया तो मैडम शेख ने ही अपनी चातुरी से काम लेकर उनकी प्राण रक्षा की। इस प्रकार श्रीमती शेख सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक तीनों मोर्चों के तिहरे दायित्व को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक निभाती रहीं और यह प्रमाणित करती रहीं कि नारी अबला नहीं, दुर्गा और काली के समान सबला भी है। मैडम शेख ने आजीवन अपने पति की अर्धांगिनी बनकर उनके तथा अपने विकास में जिस दृढ़ता के साथ, जिस निष्ठा के साथ योगदान दिया, वह सर्वमान्य के लिए अनुकरणीय आदर्श है। उनके पति को विश्व भले ही एक असफल राजनेता के रूप में जानता हो, पर व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई महानताएं तो कभी नहीं धुंधली पड़ सकती। काल के धुएं में भी वे और प्रखर तथा उज्जवल बनती चलती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य साथियों, इसी पुस्तक को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक से। ओम शांति।